हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग, खासकर वर्ल्ड मैपिंग की एक और क्लास। इस क्लास में बेसिकली हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो शायद आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा। हम साउथ अमेरिका की मैपिंग देख रहे थे और जस्ट बिकॉज के चीजें बहुत सारी थी, हमने जो है उसे थोड़ा सा ब्रेक करा। कल की जो क्लास थी थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इसलिए हमें उसे जो है वो ब्रेक करा है। आज की क्लास में मैं रिवर वाला पोर्शन कवर करूंगा, इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं ज्योग्राफिकल, उनको समझने का प्रयास करेंगे। याद रखें कि एक जनरल डिस्कशन मैं आपसे करूं तो हमेशा याद रखिए कि जो साउथ अमेरिका है सभी ने इसे जो है अंडर एस्टिमेट करा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उठाकर किसी स्टूडेंट की कॉपी जो सिलेक्टेड हो, इवन उनके कॉपी में भी साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो है डायमेंशन आप देखें। मैं आपको बताऊं तो ये वो कॉन्टिनेंट है, अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वो कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से थ्योरीज निकल के आई, यहां वो फर्स्ट एविडेंस मिले थे। वैसे आप लोगों को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, हमने अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, फाइन। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बेशक ये पॉसिबल है कि एक जो है वो मैराथन क्लास हम करें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जैसे हमने जो है वो प्रीवियसली एनसीईआरटी में इंडियन ज्योग्राफी के लिए रन करी थी। मतलब इसमें पूरा कंपाइलेशन था बेसिकली एनसीईआरटी का इंडियन ज्योग्राफी के खासकर रिस्पेक्ट में। तो अगर आप लोग चाहेंगे और इंटरेस्टेड होंगे, देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आप लोग चाहते हैं कि 7-8 घंटे आप कंटिन्यू सिटिंग लगाकर उस मैराथन को पूरा एंजॉय करें, तो हम उससे कंडक्ट करें। सिंपल सी बात है, इसमें काफी एफर्ट लगते हैं, काफी रिसोर्सेस लगते हैं, काफी समय भी लगता है उस चीज के लिए प्रिपेयर करने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और आप पूरा वीडियो देखने के लिए जो है वो कटिबद्ध हों, तब की कंडीशन में, बिकॉज अगर फ्लक्चुएशन आता है तो फिर मोरल कम होने लगता है, तो कोशिश करें अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली हम संडे के दिन जो है एक क्लास इसके लिए कंडक्ट कर सकते हैं, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, फाइन। नाउ बिफोर आई यूज टू स्टार्ट, याद रखिए कि आपके जो क्लासेस हैं P2I बैचेस की 10 अक्टूबर वाले बैच के लिए, याद रखिएगा कि ये क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आप थोड़ा सा लेट होना प्रारंभ हो चुके हैं। याद रखिए 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और मैं मानकर चल रहा हूं कि वो सारे स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी बेसिकली 15 अक्टूबर को आने वाले हैं, सभी जो है एनरोल करेंगे। कारण क्या है, तो याद रखिएगा कि ये बैचेस में एक तो आपको तीनों वैलिडिटीज मिलेंगी, तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली जो है वैलिडिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं और साथ में आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करने के साथ जो है वो आप अपनी जर्नी को अहेड लेते जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में से मेंशन करें, डेफिनेटली उस चीज का रिप्लाई करूंगा। और साथ में ये याद रखिएगा कि आपको जो है इस बैच में बहुत सारी चीजें, एक तो मैं आपको बताऊं किसी भी टॉपिक को YouTube पर एक बार से दूसरी बार खोजना, फिर उसका क्वालिटी को मैनेज करना, ये काफी टफ और काफी लेथार्जिक वर्क है। ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। याद रखिए कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, बहुत सारी जो है वो ऐसी फैसिलिटी, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ चीजें जब मैंने खुद भी जो है ओरिएंटेशन की क्लास ली, तो जैसा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आप पाएंगे कि आपको जो है वो डेली का एक क्वेश्चन मिलता है, उसका आपको आंसर लिखना होता है, आपके पास मॉडल आंसर भी आता है, साथ में आपके पास 1-to-1 मेंटरशिप तो होगी ही, आप अपने मेंटर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकते हैं, कोई समस्या आ रही है उसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही क्लास में आप जो है वो लाइव क्लास में हैंड रेस के माध्यम से ऑडियो वीडियो में भी जो है वो डाउट पूछ सकते हैं, लाइव चैट तो आपके पास होती ही है। तो इतनी सारी चीजें हैं, साथ में जिसे हम SIP SIM यानी कि SIP का मीनिंग होता है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, क्लास के अलावा आपको क्लासेस दी जाती हैं, वो लगभग 75 घंटे की वो क्लासेस होती हैं जो क्लासेस आपको जो है वो बूस्ट अप करेगी आपके प्रिपरेशन को, प्री से एग्जैक्ट पहले जो है ये स्टार्ट होती है। फिर SIM मतलब कि इसका अर्थ होता है सक्सेस इन मेंस, ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और याद रखिए इसके साथ ही आपको मिलता है रहवासी कार्यक्रम। इसमें आपको होगा ये कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ आपको अपने खर्चे पर यहां बुलाकर जो है तैयारी कर, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से आने वाले हैं हमारे साथ इस बैचेस में, मजा आएगा इस तरीके से प्रिपरेशन करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इस प्रकार से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो साउथ अमेरिका के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो आप समझेंगे कि जो वर्ल्ड में प्लेट टेक्टोनिक है
प्लेट टेक्टोनिक से पहले जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आई थी, अर्थात प्लेट विवर्तनीकरण के सिद्धांत से पहले जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया था, और उसके भी पहले जो है वो मानचित्र का अध्ययन आया था। और ये अध्ययन कहां से प्रारंभ हुआ था, आप पाएंगे कि ये साउथ अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था। साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन ही सिमेट्रिक फील हुई अफ्रीका से, तब जाकर कुछ कहानी जो है वो समझ में आना प्रारंभ हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये मैप प्लॉट करा था, कुछ इसी तरीके से हमें पूरी थ्योरीज पढ़नी है, कुछ इसी प्रकार से डायग्रामेटिक मैनर में हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ डायग्राम 3D भी होंगे, अगर आप चाहें तो आप जो है इन्हें इजीली बना भी पाएंगे। जब मैं लाइव क्लास में आपके सामने उसे ड्रॉ करूंगा तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उसे एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है। सो ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, तब की कंडीशन पे आप लोग बताएं, लाइव क्लास होगी। और मैं अभी बता दूं, अगर आपके जो है सुझाव रहे, अगर आपका सुझाव रहा इस दिशा में कि आपको जो है वो क्लास चाहिए है, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। डेफिनेटली वी कैन मेक दैट पार्ट आल्सो पॉसिबल। फाइन, चलिए बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले कर रखा है। तो आए, अगर मैं आपको रफली कुछ चीजें दिखाऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि इस प्रकार से आपको जो है, और कुछ लोग जो है बार बार पूछते हैं कि टेलीग्राम का चैनल कौन सा है, मैं यहां पर मेंशन कर दूं, अभिनव पोहरे ज्योग्राफी। याद रखें ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली जो है वो वीडियोस को देखते हैं, उनके कमेंट आते हैं, ये सभी चीजें जो है हमें बूस्ट अप करती है आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। और अगर कोई बच्चा जो है पूछा करता है फिर भी टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि जिनके पास जो है वो जानकारी है वो उसे शेयर जरूर करें। ओके, चलिए तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्विकली आपको कुछ चीजें समझाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा साउथ अमेरिका। याद रखें आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन मैं पूरा आपको समझा चुका हूं, तो आ जाए ध्यान से देखें। याद रखिए कि आपको जो है इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से जो है वो चीजें हमने प्लॉट करी। इसमें हम क्विकली एक बार अगर रिकैप करें तो याद रखें हमें इस स्थान पर जो है वो एक पर्वत श्रेणी देखने को मिली थी जिसका नाम हमने क्या रखा था। तो याद रखें आपको मेरे साथ रिपीट करना है, एवरीवन हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट। यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी देखने को हमें मिली थी, तो याद रखिए इस स्थान पर हमें देखने को मिली थी एंडीज। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर क्या देखने को मिला था, तो आई थिंक आप सभी को याद होना चाहिए। इस स्थान पर जो है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार दिखा, जिसे हमने सेलवास कहा, या फिर आप इसे जो है वो कौन से वन कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं अमेजन के वन या फिर सेलवास। इसी प्रकार से याद रखें इसके दोनों तरफ आपको जो है वो ग्रासलैंड एरियाज अर्थात आपको देखने को मिलते हैं क्या, घास के मैदान। कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहां पर एक घास का मैदान दिखाई देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहां पर कौन सा घास का मैदान है, तथा इसके नीचे आपको कुछ इस स्थान पर भी एक घास का मैदान दिखाई देगा। ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया था कि इसकी एक विशेषता होती है कि यहां फॉरेस्ट फायर होती है जो इसेंशियल होती है इस एरिया के सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इसके दूसरे तरफ जो है यहीं से आगे चलने पर आपको कुछ पर्णपाती वन भी दिखाई देते हैं, परंतु मुख्यतः विस्तार जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का ही होता है। फाइन, अब ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये आप मुझे बताएं। दिस इज जस्ट लाइक अ टेस्ट। ओके, अब इसके बाद आएंगे आप, तो आपको जो है इस स्थान पर याद रखें कुछ इस तरीके से आपको यहां पर ग्रैंड चेको नाम का एरिया दिखाई देगा। मैंने यहां के बारे में बताया था, यहां आपको बालसा वुड मिलती है जो विश्व की सबसे हल्की वुड है इस स्थान पर, और यहां पर आपको विश्व की सबसे हार्ड वुड में से एक जिसे क्वेब्रेको वुड कहते हैं ये मिलती है। क्लियर। अब इसके अलावा याद रखें मैंने आपको इसमें समझाया इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। टेल मी यहां पर कौन से घास के मैदान है, तो मैं सारे घास के मैदान आपके लिए छोड़ता हूं। कौन सा लानोस है, कौन सा कैंपोसा है, कौन सा जो है पैम्पस है, आपको मुझे ये सारे नाम बताने हैं। क्लियर।
अब यहां समझिएगा कि नीचे वाले स्थान पर हमने जैसा कि मार्क करा था, याद रखें इस स्थान पर आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा, और याद रखें मैंने कहा था इसे कि यह शीत मरुस्थल है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। इसका कारण क्या है तो किसी फर्दर क्लास में मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसे पैटागोनिया का मरुस्थल या कभी कभार पैटागोनिया का पठार के नाम से जाना जाता है। नाउ याद रखें इस स्थान पर जो आपको मरुस्थल दिखाई देगा इसे कहा जाता है आटाकामा मरुस्थल, और मैंने बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया कि सामान्यतः हमें ऐसा लगता है कि जो मरुस्थल होते हैं ये मरुस्थल वास्तविकता में किसी काम के नहीं होते, पर याद रखें एक तो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहां पर बर्ड ड्रॉपिंग आती है, बर्ड ड्रॉपिंग से बनी हुई चट्टानें होती हैं, और एनी काइंड ऑफ एक्सक्रीटा इज रिच विद नाइट्रोजन। किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटा रिच होता है नाइट्रोजन से। तो याद रखें इस स्थान पर जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, ये विश्व के सबसे सूखे स्थानों में से एक था। और याद रखिएगा कि इस स्थान पर वर्षा बीते 20 सालों में सिर्फ 5 सेंटीमीटर होती थी। अचानक से एक दिन में 25 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर हो जाएगी एक बार में, तो सोच कर देखिए यहाँ कितना डिस्ट्रक्शन होगा। और याद रखिए इसी के सामने इस स्थान पर है पेरू का तट, और याद रखिएगा पेरू के तट पर तापमान के कम या ज्यादा होने से वास्तविकता में अल नीनो और ला नीना की कंडीशन आ जाती है। मैंने रिपीट करा है बार बार कि अल नीनो और ला नीना भारत में अल्टरनेटिवली फ्लड तथा सूखा अर्थात बाढ़ तथा सूखे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि इस स्थान की अपना एक महत्व है और इस स्थान पर चेंजेस होते हैं आटाकामा मरुस्थल के साथ, या फिर मरुस्थल में चेंज होते हैं इसके साथ। तो ये चीज आपके दिमाग पे बेहतर तरीके से सेटल डाउन होनी चाहिए। दिस इज अ मस्ट रिक्वायर्ड थिंग। चलिए अब हम आते हैं बेसिकली इस क्षेत्र की नदियों के बारे में। देखिए नदियों को पहले हम प्लॉट करेंगे, और ये सेक्शन मैंने अलग इसलिए करा, इसका बहुत जो है जेन्युइन रीजन है। समझिए उस स्थान पर मुझे ग्रासलैंड, अब दोनों प्रकार के ग्रासलैंड आते हैं वहां, फॉरेस्ट आते हैं, फिर माउंटेन आते हैं, डेजर्ट आते हैं, तो मेरे पास स्थान नहीं है या समय नहीं है पठार तथा नदियों के लिए। तो अब यहां पर मैं उसके पठार तथा नदियों को एडजस्ट करने का प्रयास करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये जो सीरीज होगी ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। और देखिए मैं आप सभी से एक बात स्पष्ट तौर पर कहूं तो जो मैराथन क्लास है आप तभी उसके लिए हाँ कहें जब आप लोग आने के इच्छुक हों। और ये याद रखें कि अगर आप आने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि मैराथन हो, तो थोड़ा सा हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चीज को शेयर करें, जिससे इसके साथ लोग जुड़ पाएं। एक सिंपल सी बात होती है कि जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन आपसे ही आता है, और ये वाइसा वर्सा रिलेशन है, ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है। इफ आई यूज टू पुट एफर्ट, तो एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन शायद मैं आपसे भी कर सकता हूं कि आप सभी लोग जो है, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो फिर आप मैराथन क्लास को थोड़ा सा शेयर करेंगे अगर चाहते हैं तो। अदरवाइज वी कैन डू दैट पार्ट ऑल्सो। हमारा ये पोर्शन भी काफी इन डेप्थ चल रहा है। फाइन। अब देखिए याद रखें कि जो अमेजन नदी है इसके लिए कुछ स्टेटमेंट मैं आपसे कहने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अमेजन नदी है, इस प्रकार से जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये एक नदी है। फाइन, ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके अब देखें इसकी सहायक नदियां आएंगी, पर सहायक नदियों से पहले अब मैं यहां पर कुछ चीजें प्लॉट करना चाहता हूं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखें एक आपको इस स्थान पर पठार दिखाई देगा। ओके अब ध्यान से समझिएगा, एक पठार आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, और उसी प्रकार से याद रखें एक और पठार आपको जो है वो इस स्थान पर दिखाई देगा। तो ये दो प्लेट्यूज आपको दिखाई देंगे। अब यहां पर हम इसकी नेमिंग कर दें। याद रखें आपको इस स्थान पर एक पठार दिखाई देता है, इसे बेसिकली कहा जाता है गुआना। इसे गुआना का पठार कहा जाता है, और याद रखें इसे जो है वो ब्राजील का पठार कहा जाता है। तो याद रखें कि गुआना का पठार और ब्राजील का पठार ये अमेजन रिवर के ऊपर और नीचे है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं, जो अमेजन के फॉरेस्टेड एरियाज हैं, उनके ऊपर और ऊपर नीचे आपको ग्रासलैंड एरिया और प्लेट्यूज दिखते हैं। इस चीज को अगर आपने माइंड में सेटल कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप मार्क करिए एटलस में,
यू विल फाइंड कि एटलस में केवल मार्किंग करने से वो याद नहीं होगा, फाइन। लेकिन जब आप उस चीज को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उस चीज को इमेजिन करते हैं, उस चीज को देखते हैं, तो वो आपको याद होने लगती है। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जब मैंने जो है यहां प्लॉट करा, एक बार घास का मैदान ऊपर, एक घास का मैदान नीचे, एक पठार ऊपर, एक पठार नीचे, एक प्लेट्यू ऊपर, एक प्लेट्यू नीचे, डेफिनेटली 200% श्योर अबाउट दैट कि ये वाला पार्ट आपके दिमाग में सेटल डाउन रहेगा। ओके, अब देखिए यहां पर जो है अमेजन की प्रमुख सहायक नदियां आती हैं। ओके, अब मैं अमेजन की प्रमुख सहायक नदियां प्लॉट करूंगा अलग से यहां पूरे डायग्राम के साथ, फाइन। बोर्ड भर के डायग्राम होगा। और देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, जो यूपीएससी है इसे दक्षिण भारत की नदियों में बहुत इंटरेस्ट है। आप लास्ट 5 साल का पेपर उठाकर देखिए, आपको जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि दक्षिण भारत की नदियों के क्रम से रिलेटेड प्रश्न दिखाई दिए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इतना पार्ट जो अभी मैं 1 मिनट के अंदर रिपीट करूंगा, जिसे इस प्रकार से जो है ये हुगली, हुगली में दामोदर आकर मिलती है, नीचे से मिलती है बेसिकली। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो यहां ब्राह्मणी, बैतरणी, फिर आएंगे नीचे तो यहां पर सबसे ऊपर हुगली दिखाई देगी, हुगली के नीचे जो है वो आप आएंगे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे जो है ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी। अब महानदी से नीचे आएंगे तो फिर आपको यहां पर जो है वो नदियों का क्रम फिर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फिर बीच में जो है वो दाया आ जाएगी, दाया जो है वो चिल्का झील में अपना जल विसर्जित करती है। इसी के पश्चात जो है ऋषिकुल्या आ जाएगी। अब इसी के पश्चात जो है यहाँ पर गोदावरी आ जाएगी, फिर इस स्थान पर कृष्णा आ जाएगी, यहाँ पर जो है तुंगभद्रा, भीमा, और इसके प्रकार से जो है नीचे चलने पर पेन्नेरू आ जाएगी, फिर कावेरी आ जाएगी, देन वेंगई आ जाएगी। अब ये जो नदियों का क्रम है ना, सिर्फ इतना यूपीएससी ने इसी से प्रश्न पूछे हैं। अब यहीं पर आप जो है गोदावरी में चाहे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बना सकते हैं। एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी जिसे मांजरा कहा जाता है, एक सहायक नदी है जिसे भी जो है गुप्त गंगा कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी जो है सहायक नदियां होती हैं। तो देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन से यूपीएससी प्रश्न पूछता ही है। आपको बस एक बार याद करने की जरूरत है। आप एक बार नदी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, बट अभी मत चले जाइएगा, पहले इसे देखें। तो एक ये पोर्शन से प्रश्न आते ही आते हैं। अब दूसरी चीज है कि विश्व की नदियों से भी प्रश्न आते हैं। अब जो लोग ये याद रखिए, मैं कैसे आपको ये बात समझाऊं, आप तक इस चीज को ले जाऊं। याद रखें कि यूपीएससी टफ नहीं है, बस स्मार्ट है। वो आपको स्वयं बता रहा है कि मैं लास्ट के बीते वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछता हूं। आप उसे याद करें, आप उसे समय दें। बट द प्रॉब्लम इज आप भटकते हैं यहां वहां बहुत सारी चीजों के लिए। अब समझिएगा, मेरी आप सभी से एडवाइस है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ट्राई करें कि आप जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में अपनी प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करें। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस बारे में कि अगर आपने, जैसा मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर आप P2 बैचेस में आते हैं तो समझिएगा बच्चे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट वो नेक्स्ट लेवल होगी। मैं स्पष्ट कहूं तो इस चीज को माने कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक चैनल से दूसरे चैनल, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में परेशान होने से बेहतर है आप इसको समझें कि कॉस्ट, जैसा मैंने बताया, कभी भी आपके एजुकेशन के लिए ज्यादा नहीं होती, हमेशा आपकी प्रायोरिटी की बात होती है। याद रखिए कि जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बैच की क्लोजिंग डेट भी आ चुकी है 15 अक्टूबर की। अब यहां समझिएगा 15 अक्टूबर को लास्ट डेट है और यहां मैंने क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो आप समझिए 15 अक्टूबर से पहले आप सभी लोग इस बैच का पार्ट बन जाएं। मैं आपको बताऊं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, जो है वो तीनों वैलिडिटीज का ऑप्शन होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप इसका पार्ट बने, मजा आएगा। फिर आप और हम मिलकर जो है वो तैयारी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने पोर्शन में। तो इसी प्रकार से जो है हम अमेजन का डिटेल्ड वर्जन देखने वाले हैं, इसलिए हम अमेजन को थोड़ा सा अकेला छोड़ दें, अभी बाकी की रिवर्स को जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर बेसिकली दो नदियों का मेजर रोल आता है। देखिए आए यहां ध्यान से देखें, एक रिवर तो आपको यहां दिखाई देगी। देखिएगा ध्यान से कि ये जो नदी है वो इस प्रकार से जाएगी। ये देखिए यहां ध्यान से आप पाएंगे यहां से एक नदी जा रही है। याद रखिएगा इस नदी को कहा जाता है ओरिनिको नदी। फाइन, ये वेनेजुएला के पास अपना डेल्टा का निर्माण करती है। मैं यहां मेंशन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। गुआना के जो पठार है इस पर एक नदी है, इसे कहा जाता है ओरिनिको। फाइन, अब याद रखिए
ये जो ओरिनिको नदी है इसकी एक सहायक नदी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है कैरोना या कैरोनी। फाइन, इसे कहा जाता है कैरोनी। अब याद रखिए इस कैरोनी नदी की भी एक सहायक नदी है। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया ओरिनिको एक नदी है, ओरिनिको की एक सहायक नदी कैरोनी है, कैरोनी की एक सहायक नदी और है। अब ये नदी जो है हमने इस स्थान पर बनाई है, याद रखें इसे कहा जाता है चुरून रिवर। अब याद रखिए ये जो चुरून रिवर है इस पर आपको जो है एक वाटरफॉल दिखाई देगा। अब याद रखिए इसे कहा जाता है एंजल्स वाटरफॉल। एंजल जलप्रपात। अब यहां समझिएगा, इतना सभी को पता होगा, वैसे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी लोग जो है वो सिंपल सा यही लगाते हैं ओरिनिको रिवर, लेकिन वास्तविकता में ओरिनिको नहीं है, ओरिनिको की सहायक नदी है जिसे कहा जाता है कैरोन नदी या कैरोनी नदी, और इसकी भी सहायक नदी है जिसे कहा जाता है चुरून नदी, और चुरून नदी पर जो वाटरफॉल है उसे कहा जाता है एंजल्स वाटरफॉल। ये विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। लेकिन यहां मेरी बात ध्यान से समझिए। अब आइए मैं आपको जो है वो कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए वैसे तो ये संभव नहीं है कि मैं पूरी फिजिकल ज्योग्राफी अभी डिस्कस कर दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर बताइएगा। हम एक मैराथन लेंगे, उसमें हम बहुत सारे डायग्राम्स और फिगर्स और कोर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहां ध्यान से देखिए, यहां दो प्रकार के जलप्रपात होते हैं। क्लियर? इस प्रकार से आप पाएंगे, एक जो है ये सिस्टम आप समझ लें, इसको समझने के पश्चात इसे कहा जाता है प्लंज पूल। फाइन, ये है बेसिकली प्लंज पूल का सिस्टम। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ये सिस्टम कहलाता है प्लंज पूल सिस्टम। ओके, क्या होता है प्लंज पूल सिस्टम? तो देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। अब देखें, ये है वास्तविकता में एक जलप्रपात का एरिया। फाइन, आई थिंक आपको थोड़ा सा, अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, फिर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर और भी ज्यादा डिटेलिंग होगी। देखिए, याद रखें कि जब भी कोई नदी इस प्रकार से नीचे आती है, कुछ इस तरीके से, फाइन, अब इसे देखिएगा, जब ये नदी नीचे आएगी तो ये इस प्रकार से जो है वो बहना प्रारंभ करती है। और याद रखिए कि नदी नीचे गिरती है, और नीचे तभी गिरेगी जब नदी जो है पहाड़ी क्षेत्र से आ रही हो। याद रखें कि अगर क्षेत्र मिट्टी से बना होगा तो ये ऊपर वाले भाग को इरोड करता आएगी, इसका अपर्दन हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा और इसको बिल्कुल फ्लैट कर देगी। क्लियर? अब जब नदी आएगी ना, तो जिस स्थान पर ये गिरती है, अभी तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, फिर हम जब फेयरली इसको ड्रॉ करेंगे तो याद रखें कि आपको 3D में बिल्कुल डीप में समझ में आएगा कि यहां पर जो है वो एक नाली के समान संरचना बना देती है। अब समझिएगा, यहां से फिर नदी बाहर आती है। फाइन, अब जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो टूरिस्ट इस स्थान पर घूमने आते हैं। फाइन, अब उनको लग रहा होता है कि पानी आ रहा है, पानी आके नीचे गिरा और सीधा चला गया। अब याद रखिए कि जब पानी ऊपर से आया, नीचे गिरा और सीधा चला गया, ये आपको दिख रहा होता है। अब आप तैरते हुए जो है इस स्थान से, आप नहीं कोई और, फाइन, याद रखें कि इस स्थान पर आप तैरते हुए जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप नदी की विपरीत दिशा में जो है वो तैर रहे हैं, आप एफर्ट लगाते हुए आगे जाएंगे। अब समझिए, जब आप आगे जाएंगे ना, तो यहां पर क्या हो रहा है इसे समझिएगा। याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है कुछ इस प्रकार से, जिसे आप हिंदी भाषा में कहा करते हैं भंवर, आपको इस नाली के अंदर एक भंवर जैसी संरचना दिखाई देगी। इस भंवर को ना इंग्लिश में बेसिकली या फिर साइंटिफिकली इसे कहा जाता है एडी करंट। अब याद रखें, यहां पर पानी गोल घूम रहा है, आप पाएंगे पानी नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, बट इनर्शिया अर्थात जड़त्व के कारण एक करंट बनता है, इस प्रकार से गोल गोल घूमता है। अब जो टूरिस्ट हैं वो झरने के पास स्नानम ध्यानम करोति करने आए, और याद रखिए कि अगर वो इस झरने के बहुत पास गए, खासकर जो टूरिस्ट करा करते हैं कि झरने के पास जाकर सिर के ऊपर पानी गिरे, ऐसे स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए इस स्थान पर जाने पर पानी आपको नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाने के बाद आपको लगेगा पानी से ऊपर भी लाएगा, बट वो ऊपर नहीं लाएगा, आपको इस प्रकार से घुमाएगा। और याद रखिए इसमें पर्सन की डूबने से डेथ हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई जगह कहा जाता है कि झरने के सीधे नीचे नहीं जाया जाता, अथवा जो है वो अशुभ होता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जिस नदी में घाट होता है, घाट के एक ही तरफ रहा जाता है, घाट के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। फाइन, अब समझिए इसको, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी। आप पाएंगे झरने के एकदम पास जाएंगे तो ये इस प्रकार से जो है भंवर का निर्माण होता है। तो याद रखें कि हर एक झरना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन सकता, लेकिन वो झरना जरूर बन सकता है
जहां नदी जो है वो पहाड़ से नीचे या चट्टानों से नीचे तो उतरे लेकिन बड़ा प्लंज पूल ना हो। याद रखिए, अगर प्लंज पूल होता है तो वो सामान्यतः उसकी सुंदरता को थोड़ा सा कम कर देता है। यहां पर अगर प्लंज पूल ना हो तो फिर जो है काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिखाई देता है। अब यहां समझिएगा कि जो एंजल्स वाटरफॉल है इसका कोई खास बड़ा प्लंज पूल नहीं है। याद रखें कि प्लंज पूल वो नदी बनाती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में जल लेकर आए और नीचे गिरे। बट अगर कोई कम जल लेकर आती है तो फिर वो जो है वो धीमे गिरती है, उसका बड़ा सा पूल नहीं होता। अब इस चीज को याद रखें कि जो एंजल्स वाटरफॉल है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि यहां जो नदी आती है उसमें बहुत ज्यादा जल नहीं होता, इस कारण ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम इसे देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसी प्रकार से अगर मैं बताऊं तो आपको एक नदी दिखाई देगी, नदी के एक तरफ आपको घाट दिखाई देता है। कभी आप नोटिस करिएगा, आप किसी भी घाट में जब जाते हैं, चाहे वो आपके घर के पास ही कोई लोकल रिवर का घाट हो या कोई बहुत बड़ी नदी का कोई घाट हो, फाइन, आप पाएंगे पहले आप नोटिस करें आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर आप नोटिस करें आपकी गाड़ी नीचे उतरती है और उसके बाद कहीं पर जो है नीचे नदी होती है और यहां कहीं घाट होता है। यह सामान्यता होता है। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो नोटिस करें, अदरवाइज ये है तो हर बार इसे लेवीज कहा जाता है, ये स्थलाकृति का पार्ट है। फाइन। और याद रखें इसके एग्जैक्टली विपरीत दिशा में पर जो है आपको या तो बहुत फेमस प्लेस दिखेंगे और नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। मतलब नॉर्मल प्लेस नहीं हो सकता वो। याद रखिए, या तो दोनों तरफ घाट होंगे या तो एक जगह एक घाट, घाट के एग्जैक्टली विपरीत वाला पार्ट जो है वो खाली होगा। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की, और ये ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही यूपीएससी पूछा करता है। तो अगर आप चाहें तो हम इसे देख सकते हैं। अब देखिएगा आ गए इस पे, यहां पर एंजल्स वाटरफॉल है। एंजल्स वाटरफॉल के लिए याद रखना इसमें प्लंज पूल नहीं होता और कई बार इसे जो है वो असतत जलप्रपात भी कहते हैं। अब इसे असतत क्यों कहा जाता है तो इस चीज को समझिए। याद रखें कि जब इस स्थान से इस डायग्राम को अगर हम दोबारा ड्रॉ करें तो मान लेते हैं नदी यहां से नीचे आई, तो हमेशा याद रखिए नीचे आने के क्रम में कई बार इसमें जल इतना कम होता है कि हवा चलने से जल जो है वो बूंदों के रूप में इस प्रकार से उड़ जाता है और यहां बूंदों के रूप में गिरता है, पानी नीचे नहीं पहुंचता। तो इस कारण इसका जो सतत प्रवाह है वो रुक जाता है। इस कारण इसे जो है कई बार असतत जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो एक आपको ओरिनिको रिवर दिखाई दी, यहां मैंने आपको अमेजन रिवर के बारे में बताया। आइए दूसरी रिवर के बारे में देखते हैं। याद रखें यहां से अब थोड़ा सा आपका जो है वो दिमाग लगेगा, इसलिए ध्यान से देखें। एक यहां आपको नदी दिखाई देगी, याद रखिए इस नदी को कुछ कहा जाता है। दूसरी नदी जो है एक ये दिखाई देगी, इसे भी कुछ कहा जाता है। इसके पश्चात जो है आगे जाएंगे संयुक्त धारा, और इस संयुक्त धारा से भी एक नदी मिलती है, इसे भी कुछ कहा जाता है। और इस तरीके से जो है ये आकर अपना जल विसर्जित कर देती है। यहां पर 3 नदियां मिल रही हैं। अब आइए इन तीनों के बारे में हम देखा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगी पराना नदी। पराना नदी जो है वो आकर मिलती है एक दूसरी नदी से। फाइन। कौन सी है वो नदी? तो अब यहां ध्यान दीजिए, इसे कहा जाता है पराग्वे नदी। फाइन। मतलब सबसे पहले पराना मिली पराग्वे से। अब याद रखिए पराग्वे नदी जो है वो आकर मिलती है किससे? उरुग्वे नदी से। फाइन। तो पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी। अब इससे आगे जाएंगे तब फिर जो है ये नदी अपना जल विसर्जित कर देती है अटलांटिक महासागर में। अब देखिए 2 पठार, एक गुआना का पठार, एक ब्राजील का पठार। गुआना के पठार में ओरिनिको रिवर, ब्राजीलियन पठार से पराग्वे उरुग्वे नदी आते हुए अटलांटिक महासागर। क्लियर? ये जो है वो 2 सिस्टम हुआ। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब याद रखें कि जो पराना नदी है, पराना जो है पराना नदी जो है जाकर मिलेगी पराग्वे से, पराग्वे जाके मिलेगी उरुग्वे से। पराना नदी की याद रखिए ये सेकंड लार्जेस्ट नदी है पूरे साउथ अमेरिका की। फर्स्ट कौन सी है? बाय डिफॉल्ट अमेजन है। सेकेंडली याद रखिए पराना नदी पर जो है आपको दिखाई देगी राजधानी पराग्वे, पराग्वे नदी पर जो है पराग्वे देश की राजधानी दिखाई देगी, और अंशुशियन ये राजधानी है बेसिकली पराग्वे की जो आती इस स्थान पर है। तो ये कुछ आपको जो है वो स्थान दिखाई देंगे। इसमें मैं एक छोटी सी मार्किंग आपको और कराना चाहूंगा। याद रखें कि दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु आपको इस स्थान पर दिखाई देगा जिसे कहा जाता है गैलीना।
फाइन। और याद रखें कि ये जो गैलीना बिंदु है ये आता गैलीना की खाड़ी में है। ओके, अब आप मुझे देखकर बताएंगे कि ये कौन से देश में आता है, और यहाँ के देशों की प्लॉटिंग मैं पहले करा चुका हूं, इसलिए जो है हम ज्यादा समय से नहीं देने वाले। चलिए आए हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं अमेजन का रिवर बेसिन, और बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? चले, याद रखें कि ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है इसे बेसिकली कहा जाता है अमेजन नदी। अब पहली चीज तो ये फॉरेस्टेड एरिया से गुजरती है, अर्थात ये उस क्षेत्र से गुजरती है जहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार होता है। उन वनों का विस्तार उसी स्थान पर होता है, याद रखिएगा, जिस स्थान पर जो है वो वर्षा ज्यादा होती है। अब इस चीज को अपने माइंड पर बेहतर तरीके से जो है सेटल डाउन कर लें कि अमेजन नदी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, लंबी नहीं कहा जाता। याद रखिए लंबी नदी जो है वो नाइल नदी है लंबाई के अनुसार, लेकिन जो अमेजन नदी है इसके लिए याद रखें कि अमेजन नदी को जो लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉट। तो याद रखिए बड़ी नदी से आशय बेसिकली ये है कि इस स्थान पर जो नदी के अंदर जल है वो बहुत ज्यादा है। तो अमेजन नदी के अंदर जो है जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये वहीं बनते हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है। इसका मतलब है यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए अमेजन नदी के अंदर जो है वो जल की मात्रा ज्यादा है। अब याद रखिए कि मैंने यहाँ एक जलाशय जो है वो मार्क करा है, इसे कहा जाता है बाल्बियन या फिर बाल्बीबा। इस जलाशय को बेसिकली कहा जाता है बाल्बीना जलाशय। अब याद रखिए इसके अलग अलग नाम हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि अमेजन नदी जो है वो इतना ज्यादा जल लेकर आती है कि अमेजन नदी से जो जल की मात्रा जमीन के अंदर सिक्रीट होकर, अर्थात रिसाव के द्वारा जो जल जमीन के अंदर जाता है। अब देखिए, अब मान लेते हैं यहां रफली आप समझें कि ये जो है वो अमेजन नदी का मुहान जो है वो है घाटी है। अब इससे जो है नदी गुजर रही है, अब इसका जल जो है वो रिस कर अंदर जाएगा। फाइन। अब समझिए कि हो सकता है कि आगे जाकर कहीं पर जमीन में जो है वो एक डिप्रेशन हो, एक गड्ढा हो। अब समझिए इस चीज को कि इस नदी के अंदर इतना जल है कि वो जल जो है इस गड्ढे में रिस कर पहुंच जाता है और फिर जलाशय का निर्माण करता है। कुछ उसी प्रकार का जलाशय आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये जलाशय काफी जो है वो न्यूज में रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जलाशय तक पहुंचना एक तो काफी कठिन है, लेकिन जब ऑब्जर्वर्स यहां तक पहुंचते हैं तो यहां से जो चीजें हैं, जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठा करते हैं, वो अमेज़न रिवर के रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट जो है सैंपल जोन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा कि ये जो है ये अमेजन नदी के उत्तरी भाग में आता है। फाइन। अब दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली है, याद रखें कि आपको इस स्थान पर दिखाई देगा एक लिखा हुआ एटलस में, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में। ध्यान दें पेज नंबर 69 में आपको इजिली दिखाई दे जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है अमेजन नदी के मुहाने, यानी कि मुहाना नहीं लिखा है, मुहाने लिखा हुआ है। अब ये वर्ड क्यों आया ध्यान से देखिएगा। अब याद रखिए अमेजन नदी के मुहाने लिखने का आशय यह है कि याद रखिए ये नदी के अंदर इतना ज्यादा जल है और उस जल के अंदर इतना ज्यादा अवसाद है कि नदी अपने प्रवाह की दिशा में, अब बस यही चीज है कि थोड़ा सा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग लानी होगी फिजिकल ज्योग्राफी की। याद रखें कि नदी के अंदर जब कभी अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है, याद रखिएगा नदी जब मंद ढाल वाले एरिया में, अब आप इस चीज को समझें कि जब आप किसी सागर के किनारे जाते हैं तो सागर ना ही आपको आसमान में दिखाई देता है, सागर ना ही आपको पाताल में दिखाई देता है, सागर आपको उसी तल के समानांतर दिखाई देता है जिस तल पर आप खड़े हुए हैं। तो याद रखें कि कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का एक ना एक पोर्शन ऐसा होता है जहां आप पाएंगे कि महाद्वीप तथा महासागरों का स्तर एक जैसा हो। याद रखिए कि उस स्थान पर जब नदी प्रवेश करेगी तो नदी मंद ढाल होने के कारण अपनी सहायक ट्रिब्यूटरीज में, जिसे ओरिजिनली कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, फाइन, अपनी धाराओं में विभाजित हो जाएगी। और नदी जब अपनी धाराओं में विभाजित हो जाती है तो याद रखिए कि नदी जो है वो धाराओं में विभाजित होने के पश्चात अपना मुहाना बनाती है। अब यहां याद रखिएगा कि नदी जब अपना मुहाने का निर्माण करती है तो वो कुछ जो है वो 1-1.5 किलोमीटर चौड़ा ज्यादा से ज्यादा होता है। अब याद रखिए जब नदी के अंदर जितना ज्यादा अवसाद होता है, नदी उतना बड़ा मुहाना बनाती है। अब इसका कारण क्या है, तो सिंपली इस चीज को इस प्रकार से आप देखें, जब अगर आप कभी जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि ये नदी आई। अब याद रखिए कि नदी का वेग ज्यादा,
वेग ज्यादा तो अपर्दन ज्यादा करेगी, अपर्दन ज्यादा करेगी तो उसके अंदर अवसाद ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा अवसाद होंगे वो मंद ढाल वाले एरिया में आने पर उन अवसादों को जो है अपने साथ उतना नहीं बहा पाएगी, और जब नदी उतना नहीं बहा पाएगी तो नदी उसे धीरे धीरे करके छोड़ती है और वो यहां आकर रुक जाते हैं। फाइन। अब जब तक नदी के अंदर वेग था नदी इन्हें बहा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वेग कम होता गया, याद रखें कि ये अवसाद जो है रुकने लगे। आपने सिंपली देखा होगा कि अगर किसी पानी को ना हिलाएं तो उसके अंदर जो अवसाद होते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं। बस उसी प्रकार का हाल होता है, जैसे इस क्षेत्र में पहुंचती है अवसाद जो है यहाँ रुकने लगते हैं। जब रुकते हैं तो यही अवसाद जो है वो नदी के जल को क्या कर देते हैं, नदी के जल को धाराओं में विभक्त कर देते हैं। फाइन। और नदी जो है वो छोटी छोटी धाराओं में बिखर जाती है और डेल्टा और अपने मुहाने का निर्माण करती है। याद रखिएगा कि नदी जब अपने मुहाने या डेल्टा का निर्माण करती है, ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अवसाद की मात्रा ज्यादा हो और एप्रोप्रिएट हो। अब समझिएगा कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों भारत के अंदर जो है पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां ही डेल्टा बनाती हैं। आप पाएंगे गंगा बनाएगी, ब्रह्मपुत्र बनाएगी, गोदावरी बनाएगी, कृष्णा बनाएगी, कावेरी बनाएगी, बट कभी भी शरावती नहीं बनाती, कभी भी नर्मदा तापी नहीं बनाती या छोटी नदियां नहीं बनाती। अब इस सभी के पीछे लॉजिकल कारण है और इसी पे बेस जो है यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अमेजन नदी का कोई एक मुहाना नहीं है, कई मुहाने हैं। अब अमेजन नदी जो है कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में यानी कि धाराओं में विभाजित होकर मुहाने का निर्माण करती है। एक ये डायमेंशन हुआ। अब आ जाए दूसरी चीज देखते हैं, इसकी सहायक नदियों को। क्लियर बनकर ये रेडी है। याद रखें अमेजन का रिवर बेसिन। अब इसमें एक चीज पहले आप दिमाग पर सेटल करें, फिर हम जो है आगे जाएंगे। यहां आपको क्यों कोई सहायक नदी दिखाई नहीं दे रही, तो याद रखें कि इस स्थान पर आपको दिखाई देगा, ये है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, ये है बेसिकली ब्राजील का पठार जो हमने देख रखा है। फाइन। तो इस एरिया में आपको ब्राजील का पठार दिखाई देगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा आपको दूसरे तरफ जो है इस तरीके से यहां पर जो है आपको दिखाई देगा दूसरा पठार। कौन सा है, तो हम सभी ने इसे अब आज ही देखा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको याद है, ये जो है गुआना का पठार है। थोड़ा लोकेशन आपको अलग लग सकती है, एटलस पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब याद रखिए एक रिवर आपको जो है ऊपर से आती हुई दिखाई देंगी और कुछ रिवर आपको नीचे से आती हुई दिखाई देंगी। मैंने चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा है, इसलिए आपको इजिली याद हो जाना चाहिए। याद रखिए एक है जापूरा रिवर। याद रखें कि ये उत्तर की दिशा से आती है और ये एक बड़ी सहायक नदी है, इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बाद याद रखिए एक दूसरी जो रिवर आएगी उसे कहा जाता है नेग्रो रिवर। नेग्रो रिवर की एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है ब्रैंको रिवर। ये दोनों मिलती हैं और याद रखिए ये भी आकर उत्तर की दिशा से मिलती है, किससे, अमेजन नदी से। अब यहां पर मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा, याद रखिए कि इन नदियों के जो क्षेत्र हैं ये काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि आपको इस स्थान पर ना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी, एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म दिखाई देगा कि यहां पर कहीं कहीं नदी का जल जो है बिल्कुल रुक सा जाता है। लोग यहां पर बोटिंग करने आया करते हैं। अब याद रखें एकदम अंदर तक नहीं, शुरुआती वाले पार्ट में, और ये काफी अच्छा प्लेस है टूरिस्ट के लिए। पर याद रखिए यहीं से जो है वो पेड़ों की कटाई, एकदम यहां पर पेड़ों की कटाई नहीं होती। फाइन। जो पेड़ों की कटाई होती है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, याद रखें कि वो जो है वो इन नदियों के मुहानों पर ज्यादा देखने को मिलता है। फाइन। इसी प्रकार से याद रखें या तो रिवर आप पकड़ लिए जापूरा रिवर, या फिर आप नेग्रो रिवर पकड़ लीजिए, या फिर आप नीचे आएंगे तो पुरुष और मेडिरा रिवर। ये सारी ही रिवर्स जो हैं, ये सारी ही नदियां जो हैं वो 600 से अधिक किलोमीटर लंबाई की हैं, यानी कि ये यूरोप की ज्यादातर नदियों से लंबी हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो नदियां हैं भले ही ये सहायक नदियां दिखाई दे रही हो, क्रम से इसे याद रखिएगा, जापूरा रिवर, पुरुष रिवर और नीचे जो है मेडिरा रिवर। इसी प्रकार से जापूरा, यहां पर याद रखिएगा जो नाम है दोनों के सेम है, इसीलिए इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूपीएससी ने एक पैटर्न बना रखा है। याद रखिए इसे प्योरली जापूरा ही कहा जाता है, लेकिन नीचे वाली रिवर का नाम जो है वो दूसरा यूज होने लगा है बीते 8-10 सालों में। तो चलिए हम इसका दूसरा नाम भी आपके लिए यहां मेंशन कर दें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। और ये याद रखिए आपको इसे ही जो है वो ऊपर वाली रिवर जापूरा मानना है। नीचे वाले के लिए मैं दूसरा नाम आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। याद रखें मैं यहां पर नाम मेंशन कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपको जो है जापूरा, नीचे आएंगे तो जारुआ, इसके पश्चात पुरुष
और उसके बाद जो है मेडीरा। याद रखें ये मुख्य नदियां हैं, इनका क्रम है। इसी प्रकार से यहां पर आपको ब्राजील का पठार दिखाई देगा। याद रखें कि यहां पर जो है आज के समय कृषिगत गतिविधियां देखने को मिलने लगी हैं। और यह भी याद रखिए ब्राजील जो है अपने कॉफी के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और पॉलिटिकल वाले पार्ट में चूंकि मैं इन देशों की मैपिंग पहले करा चुका हूं, याद रखिए पॉलिटिकल वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक जो है बंदरगाह है जिसे कहा जाता है सेंटोस का बंदरगाह। याद रखिए ये सेंटोस का बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है ब्राजील का। तो चलिए ये पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा सारी महत्वपूर्ण नदियां, ये कंप्लीट है। सेकेंडली आपको दिखाई देगा अमेजन रिवर को जो है हमने डिटेल में देखा। अब जो है हम सुपरफिशियली एक बार नेशंस की मार्किंग देख लें। चूंकि मैं पहले करा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा समय अभी नहीं देने वाला, और यहां पर हमारे लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। टेक्टोनिकली ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए हम नेशंस को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। हम ज्यादा इसे समय नहीं देंगे बिकॉज आगे जो है ये कहीं ना कहीं फिर से आएगा, और एक बार चूंकि मैं इसे बता चुका हूं। फाइन, तो चलिए जब हम कभी फिजिकल पढ़ेंगे तो फिर हम जो है वो ये वाला पोर्शन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम, और मैपिंग में भी आ जाता है जब हम जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम प्लॉट करते हैं एक एक करके। मैं यहां पर नेशंस की आउटलाइन बना लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आए ध्यान से देखें, ये बॉर्डर्स बनकर रेडी हैं, और अब हम इसमें जो है एक एक करके इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को याद होगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आ जाएं, इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, इसे बेसिकली कहा जाता है कोलंबिया। इसके नीचे आएंगे तो याद रखें ये जो है इसे कहा जाता है इक्वाडोर। फाइन, तो कोलंबिया आ गया, इक्वाडोर आ गया। अब याद रखें इक्वाडोर के नीचे इस स्थान पर ये जो प्लेस आप देख पा रहे हैं इसे बेसिकली कहा जाता है पेरू। फाइन, इसकी कैपिटल है लीमा। इसी प्रकार से याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन आप देख पाएंगे इसे बेसिकली कहा जाता है चिले। और याद रखिए कि चिले वो देश है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे बताएंगे कि चिली की जो है वो 3 कैपिटल क्या है, और याद रखिएगा इसे जो है कॉपर कैपिटल वाला एरिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से याद रखें कि आपको इस स्थान पर कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है अर्जेंटीना। और याद रखिए अर्जेंटीना के लिए स्टेटमेंट है कि अर्जेंटीना जो है ये काफी ज्यादा फेमस है अपने गेहूं के उत्पादन के लिए। साथ में अर्जेंटीना जो है अपने फेजेंटास के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या है। अब इसके अलावा ये याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है एक देश दिखाई देगा, इसे कहा जाता है उरुग्वे। याद रखिए इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। इसे कहा जाता है पराग्वे। याद रखिए कि जो उरुग्वे है ये बेसिकली इसकी जो कैपिटल है मोंटेविडियो, इसमें पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। इसी प्रकार से पराग्वे और बोलिविया के लिए, माफ कीजिएगा इसका कलर थोड़ा सा हम डिफरेंट कर दें, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। याद रखें कि जो बोलिविया है और ये जो पराग्वे है, ये इन दोनों के लिए याद रखिएगा कि ये एक दो मात्र जो है स्थल रुद्ध देश है। किसके? ये दो मात्र स्थल रुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका के। क्लियर? अब इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है वो दिखाई देगा ब्राजील। और याद रखें कि ब्राजील जो है ये बेसिकली दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा याद रखिएगा केवल और केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ जो है वो ब्राजील सीमा नहीं बनाता। किसके? दक्षिण अमेरिका के। और वो कौन से 2 देश हैं तो आप समझ पाएंगे, इस स्थान पर आपको जो है वो दिखाई देगा। इसे कहा जाता है इक्वाडोर और इसे कहा जाता है चिले। ये केवल इन 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा अब ये जो बचा वाला पार्ट है याद रखें, इस पार्ट को बेसिकली कहा जाता है, ये जो पोर्शन है याद रखें ये है वेनेजुएला। याद रखिए वेनेजुएला जो है वो प्रसिद्ध था एक समय पर, और आज के समय बदनाम इस बात पर है, प्रसिद्ध था अपने ऑयल उत्पादन के लिए, अपने तेल के उत्पादन के लिए। बहुत ज्यादा तेल उपस्थित था इस देश में, बट आज के समय अपने इन्फ्लेशन के लिए अर्थात महंगाई के लिए जाना जाता है। आप यहां पर कई ट्रिलियन डॉलर का जो है वो ट्रिलियन रुपीस का जो है वो खाना खा जाएंगे। फाइन, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा, इस देश ने अपनी जो आर्थिक समस्या है उससे सॉल्व करने के लिए करेंसी छापना स्टार्ट कर दिया था। अब याद रखिए कि करेंसी को छाप कर कभी भी आप जो है वो देश का विकास नहीं कर सकते। करेंसी संसाधन नहीं है, मुद्रा संसाधन नहीं है, मुद्रा संसाधन को खरीदने का माध्यम है। क्लियर? तो याद रखें ये वेनेजुएला है। अब इसके बाद आपको याद रखना है, और देखिए किस प्रकार से जो है यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा। इसे कहा जाता है बेसिकली गुआना।
इसके पश्चात ये जो है बीच वाला पार्ट, इसे बेसिकली कहा जाता है सूरीनाम। और फिर याद रखिए ये जो है सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है फ्रेंच गुआना। क्लियर? तो आपको याद रखना है, मैं यहां पर लिख भी दूं, फाइन, ये है फ्रेंच गुआना। याद रखें फ्रेंच गुआना आता है साउथ अमेरिका में, और ये याद रखिए कि लैटिन अमेरिका का पार्ट है और ये फ्रांस का एरिया है, अर्थात फ्रांस भी कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका में आता है। इसे याद रखिएगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम होगी। इसे कहा जाता है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना के बाद याद रखिए इसे कहा जाता है सूरीनाम। ये पोर्शन जैसा मैंने आपको बताया ये है बेसिकली गुआना, और याद रखिए यहीं पर मेनली गुआना का पठार देखने को मिलता है। क्लियर? मैं इसका कलर चेंज कर दूं, अदरवाइज आपको विजिबिलिटी कम दिखाई देगी। ओके, ये पोर्शन कंप्लीट। अब याद रखिए इसे कहा जाता है वेनेजुएला। जैसा हमने डिस्कस करा कि वेनेजुएला जो है वो अपनी महंगाई के लिए अभी के समय जाना जाता है, और ओपेक नेशन का पार्ट है या नहीं। ओपेक मतलब वो देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये है या नहीं है। अब इसी के लिए, इसी के साथ याद रखिएगा यहीं पर आपको जो है बिंदु दिखाई देगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया गैलीना, ये दक्षिण अमेरिका का उत्तर बिंदु है, सबसे ज्यादा उत्तरी बिंदु है। क्लियर? अब इसी प्रकार से इस स्थान पर याद रखें आपको कोलंबिया दिखाई देगा, और ये याद रखिएगा ये कोलंबिया काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक ब्रिटिश कोलंबिया भी है और एक ब्रिटिश कोलंबिया रिवर भी है, कोलंबिया रिवर भी है, कोलंबिया देश भी है। फाइन। अब इसी प्रकार से यहां पर आपको जो है पेरू दिखाई देगा, ये जो है माफ कीजिएगा यहां आपको इक्वाडोर दिखाई देगा, यहां आपको पेरू दिखाई देगा, यहां आपको जो है वो ब्राजील दिखाई देगा, यहां पर आपको ये मैं मेंशन कर दूं जस्ट अ सेकेंड, ये उरुग्वे है, ये पराग्वे है, ये जो है वो बोलीविया है। मैं पहले बता चुका हूं कि बोलीविया जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी वाला देश है, इसे कहा जाता है चिले। और याद रखिए इसका स्थान है, इसे कॉपर कैपिटल ये कहा जाता है, सीसी अर्थात कॉपर कैपिटल। इसी प्रकार से ये वाला क्षेत्र जो है ये अर्जेंटीना है। इनके बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब ब्राजील के लिए याद रखिएगा इसकी कैपिटल है बेसिकली रियो डी जनेरियो, जो ब्राजील में ही आता है बेसिकली। और ये भी याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो एक बंदरगाह दिखाई देगा, इसे कहा जाता है सेंटोस का बंदरगाह। इस प्रकार से याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सेंटोस बंदरगाह। और ये याद रखिए ये जो बंदरगाह है हमेशा याद रखिएगा ये कॉफी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और याद रखिए ब्राजील भी काफी ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। फाइन। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि ब्राजील का नाम यहाँ की एक वनस्पति के कारण पड़ा है, इस वनस्पति को कहा जाता है ब्राजीलिया वनस्पति। यह भी याद रखें कि यह दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा देश भी है। साथ में यह भी याद रखिएगा एकमात्र ऐसा देश है जिससे आप पाएंगे कि दो रेखाएं गुजरती हैं। अब कौन सी दो रेखाएं हैं? यहां से जो दो रेखाएं गुजरती हैं, याद रखिए एकमात्र ऐसा देश जिससे विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा व मकर रेखा दोनों गुजरती है। इसी तरीके से यह भी याद रखिएगा, याद रखिए यहां पर एक सिटी है जिसे कहा जाता है साओ पालो। याद रखिए कि यह जो है विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। फाइन। और यह भी याद रखिए कि यहां पर जो कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यहां पर नहीं, ऊपर कहा जाता है फेजेंटास। फाइन। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। याद रखिए चिली जो है काफी प्रसिद्ध है कॉपर के लिए, लेकिन याद रखिए कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन अब नहीं होता। फाइन। आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कॉपर का अभी जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है। फाइन। ये जैसा मैं पहले बता चुका हूं ये टिएरा डेल फ्यूगो है, आप पाएंगे कि ये मैगलन संधि द्वारा अलग होता है। ये पूरा पोर्शन हमारा रेडी है, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है वो याद हो चुकी होंगी। अब आपको मुझे बताना है कि आप किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैराथन हो तो आप मुझे बता सकते हैं,
और ये भी याद रखिएगा कि आपको करना यह है कि इसके डिटेल में नोट्स बनाने हैं। वीडियो को एक बार से दूसरी बार जरूर देखें। कभी भी वीडियो को देखते समय नोट्स बनाने का प्रयास ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, कुछ चीजें आप स्किप कर जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। अगला कॉन्टिनेंट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अफ्रीका होगा। अब इसके साथ ही याद रखें कि मैं आप सभी के कमेंट जो है वो देखता हूं, उसे रीड करता हूं। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट भी लिखते हैं। तो आप याद रखिए कि आपको जो है अगर कोई एडवाइस देनी हो या कोई कॉन्टिनेंट पढ़ना हो अलग से या कुछ टॉपिक्स को पढ़ना हो तो आप मुझे एडवाइस दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।